नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मातोश्री के गढ़ में बनेगा नया सेना भवन। उद्धव के 6 सांसदों की शिवसेना में एंट्री के बाद नए मिशन पर एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके एआईएडीएमके पर पहली बार गरजे विजय। बोले हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया। लखनऊ में हुई 15 मौतों के बाद आज से जांच करी गई एसआईटी। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। टीएमसी के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया बड़ा खेल। वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंची चुनाव आयोग। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासी बवाल। बोले अगर हम काफी रहें तो हमारी बनाए सड़कों पर मत चलो। कतर की फैक्ट्री में हादसे पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। का हादसा दुखद था। पीड़ित भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद कर रहा है दूतावास। हॉर्मुज़ से टोल वसूलना नहीं भूलेगा ईरान। बोला हमारे ही कंट्रोल रहेगा। जंग से पहले की बात भूल जाइए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। वो मोदी सरकार में मत्स्य पालन और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। जॉर्ज कुरियन को 27 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुना गया था। उनका कार्यकाल 4 सितंबर 2024 को शुरू हुआ था। ये सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया है। बीते राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में उन्हें रिपीट नहीं किया गया, जिसके बाद संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रह गए, इसलिए उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जब केरल के सीनियर नेता जॉर्ज कुरियन को शामिल किया गया तो देश के साथ साथ केरल के लोग भी हैरान रह गए थे। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का एक सीट हारना इंडिया गठबंधन के दलों में सिरपिटौल की बड़ी वजह बन गया है। दरअसल सूबे में इंडिया ब्लॉक के पास 2 सीटें जीतने के लिए पूरे 56 वोट थे, लेकिन शुरुआत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों सीटें जेएमएम के लिए चाहते थे। राज्य कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक वो 2 में से एक सीट उद्योगपति परिमल को देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दबाव डालकर एक सीट अपने करीबी प्रणब झा के लिए मांग ली। मुश्किल सोरेन तैयार हुए। सीएम ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन उसके बाद लंबी मुलाकात नाथवानी से भी की। कांग्रेसियों का माथा वहीं ठनक गया। इसके बाद मतदान में तेजस्वी यादव के आश्वासन के बावजूद आरजेडी के 4 विधायकों में से 3 और माले के 2 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, जबकि आरजेडी के चौथे विधायक का वोट गलत तरीके से डालने के चलते असामान्य हो गया। इससे पहले जेएमएम ने अपने उम्मीदवार को 28 की जगह 30 वोट डलवाए। यहां से मैसेज गया कि कांग्रेस उम्मीदवार हार रहे हैं। ऐसे में 28 वोटों के सहारे जीत की आस लगाए प्रणब झा 20 वोटों पर आ गए और एनडीए समर्थित नाथवानी 24 की बजाय 28 वोट पाकर जीत गए। कांग्रेस इस बात से भी नाराज है कि चुनाव के बाद सोरेन ने नाथवानी को खुले दिल से बधाई दी, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी की हार पर दुख जताना तो दूर, एक शब्द भी नहीं कहा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ने के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नए मिशन पर नजर आ रहे हैं। शिंदे की शिवसेना मुंबई में नया सेवा भवन बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बीकेसी में जमीन की तलाश तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे की प्राथमिकता में मराठी बहुत बहुल दादर इलाका है। उन्होंने 2 जगहों का मुआयना भी किया है। एक जगह बीकेसी में है, जो उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन शिंदे नया सेना भवन बनाते हैं तो ये महाराष्ट्र में एक नया सामाजिक समीकरण शुरू होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। शिंदे गुट को अब एक अस्थायी मुख्यालय की जरूरत महसूस हो रही है। इसी के चलते बीकेसी स्थित मौजूदा शिवसेना भवन की तर्ज पर नए सेना भवन के लिए जगह देखी जा रही है। हालांकि मराठी अस्मिता और हलकों के लिए बनी शिवसेना का कामकाज बीकेसी जैसी कॉरपोरेट जगह से चलाना उचित नहीं माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे की इच्छा है कि नया सेना भवन दादर जैसे पारंपरिक मराठी बहुल्य इलाके में ही होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका मराठी राजनीति के लिहाज से अहम माना जाता है। तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने आलोचकों और पार्टी पर सवाल उठाने वालों पर जमकर हमला बोला। तमिलनाडु सीएम ने कहा है कि उनकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।
विजय ने अपने भाषण में कहा कि तमिलनाडु के लोगों का प्यार पाने के लिए हम लोगों ने जितनी मेहनत और संघर्ष किया है वो केवल हमारी पार्टी के लोग ही जानते हैं, लेकिन इसको मनने के लिए बजाय कुछ लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं। वो हमारी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वो तो बस एक एक्टर है और पार्टी तो बस अभिनेताओं की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा है कि उनका इरादा गुमनामी में खो जाने का नहीं है, उनकी पार्टी ने षड्यंत्रकारियों और बाधाओं पर जीत हासिल की है। टीवी के प्रमुख ने आगे कहा है कि हमें ऐसे लोगों की आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें 35% वोट मिले हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने आसानी से सत्ता हासिल की है, लेकिन हमें कई साजिशों और पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। हम उन चुनौतियों से निपटते हुए यहाँ तक आए हैं, आगे भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। वहीं इस बीच अपनी चुनावी रैली में मची भगदड़ को लेकर विजय ने कहा है कि मैं उस हादसे को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई। उस हादसे का दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सारा दोष हम पर मढ़ रहे हैं। शर्मनाक, क्या राजनीति इतनी क्रूर होती। लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर डी स्थित इमारत में आग से 15 लोगों की मौत के बाद आज से प्रकरण की जांच शुरू हो रही है। जांच के लिए गठित एसआईटी आज घटनास्थल का निरीक्षण कर सकती है। माना जा रहा है कि एसआईटी निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, इसी आधार पर कार्रवाई होगी। इस प्रकरण की जांच के लिए एलडीए ने भी एक समिति गठित की है, ये समिति भी आज पहुंच सकती है। सोमवार दोपहर हुई घटना के बाद देर रात तक मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही। सुरक्षा के मद्देनजर दमकल और पुलिस के कर्मी भी तैनात रहे। सेक्टर डी स्थित इमारत में सोमवार दोपहर आग लग गई। घटना में 15 लोगों के साथ ही कई कुत्ते और बिल्लियों की भी मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक समेत जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रकरण की गहन जांच के लिए शासन स्तर से एसआईटी गठित की गई। आज ये टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर सकती है। टीम कितने बजे पहुंचेगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। एसआईटी जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सुबह एक ऐसा नाटकीय मोड़ सामने आया है जिसने राज्य से लेकर देश के सियासी गलियारों तक भूचाल ला दिया है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से टीएमसी के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी अब एक बड़ी पार्टी टूट के रूप में तब्दील हो चुकी है। पार्टी के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे दिग्गज नेता बनर्जी के नेतृत्व में सोमवार को कोलकाता में एक गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बागी गुट ने सर्वसम्मति से पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए एक नया वर्किंग ढांचा तैयार किया और ममता बनर्जी को सर्वोच्च पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को टीएमसी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके बाद पूरी पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने की विधिक लड़ाई तेज हो गई है। उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति नरमी दिखाते हुए ये भी कहा है कि अगर दीदी चाहें तो वो नई व्यवस्था के तहत पार्टी के मुख्य सलाहकार की भूमिका में काम कर सकती हैं। बागी गुट ने इस नई वर्किंग कमेटी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे विधिक मान्यता के लिए जल्द ही निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इसके बाद दीदी ने बड़ा खेल करते हुए टीएमसी की नई वर्किंग कमेटी बनाई और उसकी चिट्ठी लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई। इसमें ममता बनर्जी को एआईटीसी का अध्यक्ष बताया गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी हो गई है। सोमवार देर रात तेज प्रताप के घर में रखी अलमारी से 20 लाख रुपए कैश, पार्टी फंड के पैसे थे, 2 तोले सोने की चैन, 1 अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1 आईपैड और 1 मैकबुक, 1 लिनोवो लैपटॉप और 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फ़ोन गायब हो गए हैं। इतनी बड़ी चोरी का आरोप तेज प्रताप के करीबी पर ही लगाया गया। दरअसल जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष 42 हार्डिंग रोड आवास में रहते हैं। उन्होंने खुद अपने निजी सहायक मोतीलाल पर ही चोरी का आरोप लगाया है। दावा किया है कि वो बैग लेकर भागते हुए देखा गया है। तेज प्रताप ने सचिवालय थाना में मोतीलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। शिकायत में कहा गया है कि उसके पीए ने उनके कुछ सामान की चोरी की है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस सोमवार रात में ही तेज प्रताप के घर पहुंच गई और तब से ही जांच जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम भाई हमें काफिर कहते हैं। अगर हम काफिर हैं तो उन्हें हमारी बनाई सड़कों पर
नहीं चलना चाहिए। मंत्री का वीडियो पुराना बताया जा रहा है। विजयवर्गीय यहाँ एक भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने कहा है कि यहाँ सड़क बन रही है और यहाँ हिंदू भाई भी रहते हैं और मुस्लिम भाई भी रहते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम भाई हमें काफिर कहते हैं। हम अगर काफिर हैं तो मुस्लिम भाइयों को हमारी बनाई सड़कों पर नहीं चलना चाहिए। साथ ही मंत्री ने आगे कहा है कि मुसलमानों के घर में लाडली बहन योजना का पैसा भी आ रहा है। अगर हम काफिर हैं तो ये पैसा भी मत लो, लेकिन सरकारी योजना का फ़ायदा वो लेते हैं। इस पर हमारी सरकार ने कभी एतराज़ नहीं जताया, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते हैं जो कुछ मुस्लिम भाई हमारे बारे में सोचते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर जमकर उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारी दबाव के बीच लेबर पार्टी के नेता ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ऐसे में ट्रंप ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऊर्जा, प्रवासियों के मुद्दे, क्राइम और अमेरिका के साथ रिश्तों को संभालने के तरीके में स्टारमर ने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टारमर पर ब्रिटेन की ऊर्जा नीति को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि स्टारमर ने नॉर्थ सी के तेल का पूरा इस्तेमाल नहीं किया और हर जगह पवन चक्कियां लगाने दी। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश सैन्य अड्डे के इस्तेमाल को लेकर भी मतभेद हुआ था। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए साइप्रस में RAF सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करना चाहता था। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ब्रिटेन ने इस अनुरोध को मंजूरी देने में बहुत ज़्यादा समय लिया। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने हम द्वीप का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ था। उन्होंने आगे कहा है कि बाद में स्टारमर मान गए थे, लेकिन ये गलत फैसला था जिसने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके की वजह से 12 भारतीयों की मौत हो गई है। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। हादसे में मारे गए भारतीयों की मौत पर दुख जताते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है। हमारा दूतावास कतर के अधिकारियों के संपर्क में है। दूतावास वहां पे भारतीय प्रवासी नागरिकों के परिवारों की मदद करने में जुटा है। हादसे को लेकर विदेश मंत्री ने कहा है कि कतर के इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर से बहुत दुख हुआ है। जैसे जैसे और जानकारी मिल रही है, हमारा दूतावास कतर के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। दूतावास इस हादसे से वहां के प्रवासी भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवारों और उनके पीड़ित परिवारों के लिए हैं। इससे पहले कतर के अधिकारियों ने कल बताया था कि इंडस्ट्रियल सिटी में रविवार को एक फैक्ट्री में हुए धमाके में मारे गए 13 लोगों में से 12 भारतीय नागरिक शामिल हैं। दोहा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रास लाफान में हुई घटना में दुर्भाग्य से 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिका के जंग ने ईरान के हाथ में परमाणु से भी बड़ा हथियार दे दिया है। हॉर्मुज़ का कंट्रोल, ये बात खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां मान रही हैं। ऐसे में एक बार फिर दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से एक को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत के बाद ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहा और इसका नियंत्रण तेहरान के हाथ में ही रहेगा। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि हॉर्मुज़ का प्रशासन तेहरान ही चलाएगा। ये जानकारी आज ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बातचीत से लौटने के बाद मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि हॉर्मुज़ कभी भी युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इसका प्रशासन ईरान द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत से अच्छे रिजल्ट हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी नज़र में इस यात्रा से अच्छे नतीजे मिले, खासकर हॉर्मुज़ के मुद्दे, लेबनान से जुड़ी चर्चा, तेल प्रतिबंधों में छूट और फ्रीज किए गए फंड जारी करने के मामले में वार्ता हुई है। वार्ता के बाद सोमवार को अमेरिका ने ईरान तेल पर लगे कुछ प्रतिबंध स्थायी रूप से हटा दिए हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।